हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणा क्लासरूम चैनल। अब हम केमिकल बॉन्ड के आखिरी पड़ाव पे हैं और आज लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक टॉपिक छोटा सा रहता है, वो है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। आज उसको डिस्कस करेंगे। इट इज अ टॉपिक विच इज ऑल्सो रिलेटेड एंड विच इज नॉट रिलेटेड, दोनों ही चीजें हैं। थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमने उसको कैसे डिड्यूस किया। ऑल्सो उसमें कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या है? आपके पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और ये मतलब NO2। आपके पास क्या है? NO इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जिसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट होता है विद अ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, विद अ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। ये ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। इसको VPT यूजुअली एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। VPT इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। VPT बोली ऑड इलेक्ट्रॉन हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। जैसा कि हमने देखा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑलमोस्ट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के हर सिस्टम को एक्सप्लेन कर देती है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसने बताया कि ये सिस्टम रहता है और इसमें क्या होता है, क्योंकि इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ऑड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऑड इलेक्ट्रॉन आपका जब आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो आसानी से क्या करेगा? ऑड इलेक्ट्रॉन करेगा पॉलीमराइज, और पॉलीमराइज करके कुछ इस तरह से कंपाउंड बना देगा, जिस तरह से कंपाउंड बना है ना, जिस तरह से कंपाउंड बना, ठीक है। अच्छा, जब हम ऑड इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो यहां पर एक फंडा है, फंडे को देखने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज को समझिए, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है NO2 which has an odd electron, ठीक है। एंड मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ClO2 which also has an odd electron, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल अराउंड 132 डिग्रीज निकलता है और इसका बॉन्ड एंगल अराउंड 117 डिग्रीज निकलता है। रखने की जरूरत नहीं है, बस समझना है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से समझें तो 132 डिग्रीज इज नियर टू 120 डिग्रीज, ठीक है ना। आपके पास दो टाइप ऑफ एंगल्स हैं, या तो 180 या फिर 120। 180 में क्या होगा? 180 तो बहुत फार हो जाएगा, तो नियरेस्ट कौन सा है? 120। अब नियरेस्ट अगर 120 है तो 120 पे एक हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। मैंने 120 क्यों लिया? क्योंकि देखो तीन चार ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जिनका स्पेसिफिक बॉन्ड एंगल है, ठीक है। sp3 109, sp2 120, sp 180। अब ये 180 के नजदीक तो नहीं है, 132 डिग्री तो 180 के नजदीक नहीं है। किसके नजदीक है? 120 के नजदीक है sp2। 120 भी क्यों होता है वो बात में मैं आपको बताऊंगा क्यों 120 हुआ, लेकिन फिर भी 120 के नजदीक है तो sp2 की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। इसका भी 120 के नजदीक है तो इसकी भी हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2। अब अगर आप समझें तो यहां पर अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, व्हिच मींस कोई ना कोई एक या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा होगा, लेकिन इसके पास लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, व्हिच मींस ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है दिस इज कैलकुलेटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। ये किस में आ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन में आ रहा है। बात समझ आती है कि अगर यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है विद द बॉन्ड एंगल वी हैव, व्हिच मींस या तो लोन पेयर होगा, वो हाइब्रिडाइजेशन होगा, और लोन पेयर नहीं है तो इस ऑड इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अगर ये 120 डिग्री है तो ये दो की वजह से एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, ये हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन में, व्हिच मींस ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है, व्हिच मींस ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है। क्योंकि अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में होता तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3। इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3, जबकि हाइब्रिडेशन में नहीं। तो यहां से हमने डिड्यूस किया कि अगर आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, आपके पास क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो उसमें पहली चीज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज विल बी कंसिडर्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, विल बी कंसिडर्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, will be considered in hybridization first पहला when the side atom is electronegative, when the side atom is electronegative। अगर side atom electronegative है, ज्यादा electronegative है from the center atom, तो हम उसको कंसिडर करेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में, पहला चीज। दूसरा, there should be no lone pair, there should be no lone pair, there should be no lone pair। ये भी बहुत क्लियर है। ये बात क्यों क्लियर है? अब अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर वाला कंसीडर होगा हाइब्रिडाइजेशन में, ऑड इलेक्ट्रॉन वाला हाइब्रिडेशन में कंसीडर नहीं होगा। तो यहां से हमने दो चीजें डिड्यूस की इसके बॉन्ड एंगल से कि ऑड इलेक्ट्रॉन को हम दो कंडीशन से बांट सकते हैं। अगर उसके पास साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो
हाइब्रिडेशन में कंसीडर हो सकता है। लेकिन अगर किसी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, देयर शुड बी नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में कंसीडर नहीं होगा, तो ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में कंसीडर नहीं होगा। और वो यहां से प्रूफ होता है, वो यहां से कैसे प्रूफ होता है, देखो इसके पास साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके पास सिर्फ ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइब्रिडेशन में कंसीडर हुआ, इसकी वजह से हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। इसके पास साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन इसके पास क्या है, लोन पेयर, तो फिर ये कंसीडर नहीं हुआ ये ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में, और इसकी वजह से अगेन इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। अब बात आती है सर इसका बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ गया। देखो बेटा, इसका बॉन्ड एंगल घटना चाहिए था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, सिंपल एक इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो उस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और अगर उस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो अगर ध्यान से देखो तो यहां पर क्या है, ऑक्सीजन, यहां पर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये वाला रिपल्शन क्या होगा, ये वाला रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा, और ये वाला रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम। अगर ये वाला रिपल्शन कम हो गया तो ये बॉन्ड, देखो यहां पर और इलेक्ट्रॉन है, अगर ये वाला रिपल्शन कम हो गया तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, ये वाला रिपल्शन कम हो गया तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, और ये वाला रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये स्प्रेड करेगा। इसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 132 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 132 डिग्री, ठीक है। और यहां पर तो लोन पेयर है, तो पता है अगर यहां पर लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, तो अगर ये वाला रिपल्शन ज्यादा है, क्यों, यहां पर क्या है, यहां पर आपके पास लोन पेयर, यहां पर आपके पास लोन पेयर, तो ये वाला रिपल्शन अगर ज्यादा है ये श्रिंक करेगा, ये वाला रिपल्शन ज्यादा है तो श्रिंक करेगा, तो इस वजह से वो श्रिंक होकर 117 मिल जाता है, ठीक है ना। इस तरह से आपका ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में अगर आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन जो है उसको आप तभी हाइब्रिडेशन में कंसीडर करोगे जब पहला, फर्स्ट, जब आपके पास साइड एटम क्या है, साइड एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, साइड एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेकेंड, नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, तभी ऑड इलेक्ट्रॉन को हम किस में कंसीडर करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर करेंगे। चलिए, अच्छा अब यहां पर बात समझने की कोशिश करना, आपके पास क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये हाइब्रिडाइज्ड है, और हाइब्रिडाइज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है बॉन्ड बनाने की, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत कैसे बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इस ऑड इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होगी बॉन्ड बनाने की, तो ये क्या कर जाएगा, ये अगर ये हाइब्रिडाइज्ड है, इफ इट इज हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, इफ इट इज हाइब्रिडाइज्ड देन इट हैज टेंडेंसी टू पॉलीमराइज, देन इट हैज टेंडेंसी टू पॉलीमराइज, या फिर मैं बोलूं डाइमराइज, या मैं बोलूं डाइमराइज, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, पॉलीमराइज या डाइमराइज होने की, अगर ये हाइब्रिडाइज्ड, अगर ये हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये कुछ इस तरह से बॉन्ड बना लेता है, ये कुछ इस तरह से बॉन्ड बना लेता है, कुछ इस तरह से बॉन्ड बना लेता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं Cl, अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर आप देखो तो ये हाइब्रिडाइज नहीं है ऑड इलेक्ट्रॉन, और अगर ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज, इसका ये हाइब्रिडाइज नहीं है, हाइब्रिडाइज नहीं है, तो हाइब्रिडाइज नहीं होने की वजह से क्या होगा, ये जो बॉन्ड बनाएगा, वो जो बॉन्ड बनाएगा वो वीक बॉन्ड बनाएगा, और अगर वीक बॉन्ड बनाएगा तो इसकी टेंडेंसी नहीं होगी बॉन्ड बनाने की, इस वजह से पॉलीमराइज नहीं करता, इस वजह से पॉलीमराइज नहीं करता। तो हमने क्या बोला, हम ये बोलते हैं, और इसको समझने की कोशिश करना, हम ये बोल रहे हैं कि अगर हाइब्रिडाइज ऑड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, odd electron is hybridized, electron is hybridized, तो उसकी टेंडेंसी होगी या उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और रिएक्टिविटी बढ़ गई तो वो क्या हो जाएगा, मोनोमर, जो मोनोमर है वो डाइमराइज हो जाएगा, जो मोनोमर है वो क्या हो जाएगा, डाइमराइज होगा। लेकिन कभी होगा जब हाइब्रिडाइज हो, हाइब्रिडाइज होने पे क्या होता है, जब कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज्ड है, व्हिच मींस उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा है। क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें s कैरेक्टर भी होता है और p कैरेक्टर, मतलब एनर्जी भी कम होती है और डायरेक्शनल कैरेक्टर भी होता है, दोनों चीज होती है। इस वजह से इनकी टेंडेंसी बॉन्ड बनाने की क्या होती है, ज्यादा। लेकिन कभी जब ये हाइब्रिडाइज हो, अगर ये हाइब्रिडाइज नहीं है तो इनकी टेंडेंसी बॉन्ड बनाने की क्या होगी, कम होगी, और इसी वजह से बॉन्ड नहीं बनाएंगे। बस समझ आती है। इस वजह से
ClO2 पॉलीमराइज नहीं करता और NO2 पॉलीमराइज करता है, जबकि ClO2 में भी ऑड इलेक्ट्रॉन है और NO2 में भी ऑड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की। किसकी बात हो गई? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो कभी कभी आपसे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आपको वो चीज याद रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CH2SF4 and calculate maximum number of atoms in one plane। आपको किसका CH2SF4 का बॉन्ड आपको स्ट्रक्चर बनाना है और कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ प्लेन्स बनाया आपने, इसको बनाया। अगर नहीं बनाया तो देखो कैसे बनेगा। हमारे पास SF4 है, अगर सल्फर की इसमें से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन कुछ बनेगा sp3d। सल्फर की हाइब्रिडेशन क्या बनेगी? sp3d। ठीक है, अब sp3d बन गई तो यहां पर कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? फ्लोरीन इधर, फ्लोरीन इधर, फ्लोरीन इधर, फ्लोरीन इधर और यहां पर CH2। हमने CH2 यहां पर ही क्यों रखा? यहां पर ही CH2 क्यों रखा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड इज अ एस लविंग ग्रुप और इसी वजह से वो कौन सी पोजीशन पे आता है? इसी वजह से वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है। कौन सी पोजीशन पे? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पोजीशन पे इस वजह से आया कुछ इस तरह से है ना, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। तो ये आपका डबल बॉन्ड है, ये आपका सिंगल बॉन्ड CH2 के साथ, ये सल्फर सेंटर पे और ये बाकी क्या लगे हुए? फ्लोरीन लगे हुए। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि कितने एटम्स हैं, तो ध्यान से देखना। जब आपके पास डबल बॉन्ड आ जाता है ना तो वो एक ही प्लेन में आ जाता है। वो किस में आ जाता है? एक प्लेन में आ जाता है। वो एक प्लेन में आ जाता है दोनों के दोनों। ठीक है, अब ध्यान समझो इस चीज को, इसको ध्यान समझने की कोशिश करें। कितने एटम्स होंगे? देखो, अगर मैं इसके क्रॉस अक्रॉस पास करता हूं, अगर मैं इसके क्रॉस पास करता हूं तो 1 2 3 ये आ गया प्लेन में, ये भी प्लेन में, लेकिन इसके सेंटर से प्लेन जाएगा तो आपके पास सिर्फ 4 प्लेन है। अब अगर मैं ऐसे क्रॉस करता हूं इस तरह से तो ये 2 आ गए प्लेन में, ये सेंटर वाला भी प्लेन में, ये भी प्लेन में, ये भी प्लेन में और ये भी प्लेन में, क्योंकि ऐसे आ रहे हैं ना, क्योंकि ऐसे आ रहा है ना, ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसे आ रहा है विच मींस अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स बोलेंगे प्लेन में तो कितने होंगे? 6 एटम्स। 6 एटम्स मैक्सिमम हो सकते हैं किसी प्लेन में, उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। आप किसी तरह से पास करो, किसी भी तरह से पास करो, इस मॉलिक्यूल में 6 से ज्यादा एटम्स नहीं हो पाएंगे। आपने ऐसे पास किया तो 4 ही हुए, अगर आपने ऐसे पास किया तो 6 हो गए। अब उल्टा तीसरे से पास करोगे तो फिर तो और कम हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6 एटम्स हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6 एटम्स। तो ये स्ट्रक्चर का ध्यान रखना, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 पोजीशन है, एक पोजीशन है एक्सियल पोजीशन, एक पोजीशन है इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, एक पोजीशन है एक्सियल पोजीशन, एक पोजीशन है इक्वेटोरियल पोजीशन। आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि एक्सियल पोजीशन में क्या आएगा और इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या आएगा। ठीक है, इसको बार बार इसलिए रिट्रीट कर रहा हूं क्योंकि कई बार आप लोग इस चीज को भूल जाओगे, तो इसका ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, if ethene molecule is in xy plane, if ethene molecule is in xy plane, then the nodal plane will be the nodal plane of pi bond will be in which plane? Will be in which plane? ठीक है, आपसे पूछा गया if ethene molecule is in xy plane then the nodal plane of pi bond will be in which plane? ये आपको बताना है। वीडियो पॉज करो और बनाओ, वीडियो पॉज करो और बनाओ। ठीक है,
चलिए देखिए, आपके पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा थिंक का, जहां पर आपके पास ये जो होंगे ये पाई बॉन्ड बना रहे होंगे। कैसे बॉन्ड बना रहे होंगे? पाई बॉन्ड। हमने क्या बात की थी? पाई बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? पाई बॉन्ड बनता है आपका, किस तरह से बनता है पाई बॉन्ड? आपका साइडवेज ओवरलैप से, है ना। हमने ये बात करी थी कि पाई बॉन्ड अगर पीपी के साइडवेज ओवरलैप से बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, और जब ये इस तरह से बनेगा तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दिस विल बी इट्स नोडल प्लेन, दिस विल बी इट्स नोडल प्लेन। ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल बना, कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल बना, बना कि नहीं बना? ठीक है, कुछ इस तरह से आपका मॉलिक्यूल साइडवेज ओवरलैप हुआ। अब अगर मैं नोडल प्लेन की बात करूं तो नोडल प्लेन ये होना चाहिए, नोडल प्लेन ये होना चाहिए। तो समझो, समझो बात को, ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करना कि देखो आपके पास ये डबल बॉन्ड, ये जो दो बॉन्ड है ये इस तरह से, ये जो दो बॉन्ड है वो इस तरह से, ठीक है, ये पाई बॉन्ड बन गया, आपका पाई बॉन्ड बन गया। अब आप पूछ रहे हो कि इसका नोडल प्लेन कहां है? तो देखो ऊपर एक ओवरलैप हो रहा है, नीचे एक ओवरलैप हो रहा है, ऊपर एक ओवरलैप हो रहा है, नीचे एक ओवरलैप हो रहा है, तो इसका नोडल प्लेन कहां आता है? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो कहां आएगा? इन दोनों के बीच में। ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इस तरह से आएगा, विच मींस ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल उस प्लेन में आएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इथीन एक्स वाई प्लेन में है तो जो पाए का नोडल प्लेन होगा, जो पाए का नोडल प्लेन होगा वो भी एक्स वाई प्लेन में होगा, या फिर मॉलिक्यूलर प्लेन में होगा? किस में होगा? मॉलिक्यूलर प्लेन में। बात समझ आती है? या तो एक्स वाई प्लेन में होगा या फिर किस में होगा? मॉलिक्यूलर प्लेन में होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझने की कोशिश करना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो इसको ध्यान से, आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ये दो जो बॉन्ड हैं वो इस तरह से बन रहे हैं। यहां पर एक हाइड्रोजन लग गया, 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 ठीक है। तो आपके पास क्या है? ये मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन वाले, ये मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन वाले, यहां पर एक डबल बॉन्ड बन गया, यहां पर एक डबल बॉन्ड गया, क्योंकि ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग से तो पाई बॉन्ड बनता है, तो साइडवेज ओवरलैपिंग इस तरह से हो गई। ये सिग्मा बॉन्ड है, सेंटर पे एक सिग्मा बॉन्ड बन रखा है, उसको हम कंसीडर अभी देख नहीं रहे। अब समझो इस बात को कि आपसे ये बोला जाए कि इसमें आपका नोडल प्लेन कहां आ रहा है, तो नोडल प्लेन मैंने क्या बोला? जब ये ऐसे ओवरलैप करता है तो नोडल प्लेन कहां आता है? सेंटर पे। अगर साइडवेज ओवरलैप करे तो नोडल प्लेन क्या आएगा? सेंटर पे। हमें कैसे पता चला सेंटर पे आ रहे हैं नोडल प्लेन? देखो, देखो इसको, हमें कैसे पता चला? समझो, आपके पास एक ये ऑर्बिटल था और आपके पास ये ऑर्बिटल था, ये एक नोडल प्लेन था, ये एक नोडल प्लेन था, इनमें साइडवेज कंबाइन किया तो कैसे बना? कुछ इस तरह से बना। जब ये इस तरह से बनेगा तो इसका एक बेटर स्ट्रक्चर हम क्या बनाते हैं कि ऊपर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नीचे पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरह से बन जाएगा, और यहां पर बीच में क्या आ जाएगा? नोडल प्लेन आ जाएगा। यही बोला मैंने। तो मैं वही कह रहा हूं कि यहां पर ऊपर से एक बाइंड हो गया, नीचे से बाइंड हो गया, ऊपर से एक बाइंड हो गया, नीचे से एक बाइंड हो गया, हो गया, ठीक है। ये दो एटम ये थे, ये दो है, ये जो दो है वो ये दो है। अब आपसे पूछा गया नोडल प्लेन कहां आएगा, तो नोडल प्लेन कहां आता है? इसके बीच में, इसके बीच में। तो नोडल प्लेन कहां आता है? यहां पर, ऐसे में क्रॉस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? इस तरह से क्रॉस करेगा। जब ये इस तरह से क्रॉस कर रहा है तो देखो कहां पड़ रहा है? ये पूरा का पूरा इसके सेंटर से जा रहा है। कहां से जा रहा है? इसके सेंटर से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसके सेंटर से जा रहा है। और जब ये इसके सेंटर से जा रहा है तो ये वाला पार्ट, ये दोनों इसमें मॉलिक्यूल इस प्लेन में आ रहे हैं, ये कार्बन इस प्लेन में आ रहा है, ये कार्बन इस प्लेन में आ रहा है, ये दो भी इसी प्लेन में आएंगे क्योंकि ये पूरा प्लेन हो रहा है, इसके सेंटर से जाएगा, है ना? जाएगा कि नहीं जाएगा इसके सेंटर से? तो यहां पर क्या होगा? इसके सेंटर से जाएगा, विच मींस अगर ये मॉलिक्यूल एक्स वाई प्लेन में है, अगर ये मॉलिक्यूल एक्स वाई प्लेन में है तो ये जो नोडल प्लेन होगा ये भी तो एक्स वाई प्लेन में होगा, क्योंकि जेड तो इस तरह से, जेड तो ऊपर की तरफ है ना। हमने क्या बोला? हमने देखो, हमने बोला इथीन इज एन एक्स वाई प्लेन, विच मींस इथीन, ये 2 3 4 5 6, ये जो 6 एटम्स हैं ये सारे के सारे क्या है? प्लेन है। तो ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। अब जो नोडल प्लेन है वो भी कौन सा है? इसी तरह से। क्यों? क्योंकि हमें कैसे पता चला नोडल प्लेन ऐसे, इस तरह से पता चला, यहां से क्रॉस किया, यहां से क्रॉस किया। तो जब ये ओवरलैप हुआ हमने सेंटर से क्रॉस किया, करा कि नहीं करा? और जब हमने इस तरह से इसको क्रॉस किया तो नोडल प्लेन क्या आ रहा है? एक्स वाई प्लेन। तो हमने क्या बोल दिया? जो नोडल प्लेन होगा वो भी एक्स वाई प्लेन में होगा, या फिर हम उसको बोल देंगे मॉलिक्यूलर प्लेन में। किसमें? मॉलिक्यूलर प्लेन में। वो किसमें होगा? मॉलिक्यूलर प्लेन में। तो जो नोडल प्लेन होगा वो एक्स वाई प्लेन और मॉलिक्यूलर प्लेन दोनों, मतलब दोनों नाम ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से समझ, ये बात समझ आई? ये बात समझ आई कि कैसे वो एक्स वाई प्लेन में है, क्योंकि साइडवेज ओवरलैप हो रहा है, और जब साइडवेज ओवरलैप होता है तो इस तरह से टेंडेंसी होती है ओवरलैप होने की, और सेंटर पे क्या बनता है? नोडल प्लेन, ठीक है। चलो, ये बात समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है ना। एक और क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 3। NH4 plus can be formed but PH4 plus cannot be formed.
Why? क्वेश्चन आपके पास NH4 plus can be formed but PH4 plus cannot be formed. Why? देखो जब NH4 plus बनेगा तो क्या होगा, NH3 पे एक लोन पेयर होगा और वो लोन पेयर क्या करेगा, H plus को डोनेट करेगा. दिस इज लुइस स्पेस, दिस इज लुइस एसिड, इसको डोनेट किया, क्या बनाया, NH4 plus. ठीक है, ऐसा ही PH3 भी कर सकता है, ऐसा ही PH3 भी कर सकता है. PH3 के पास भी लोन पेयर होता है और वो H plus को डोनेट करेगा और क्या बनाएगा, PH4 plus. बट ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है. ऐसा क्यों, समझो. ये जो उसका लोन पेयर है ये हाइब्रिडाइज्ड है. ये क्या है, हाइब्रिडाइज्ड. ये क्या है, हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है ना. और हाइब्रिडाइज की टेंडेंसी क्या होती है, बॉन्ड बनाने की. और बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी तो वो आसानी से इसको डोनेट करेगा. आसानी से क्या करेगा, इसको डोनेट और NH4 प्लस बना देगा. बस समझ आती है कि NH3 पे जो लोन पेयर है वो हाइब्रिडाइज्ड है, और हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी टेंडेंसी होती है बॉन्ड बनाने की, तो वो आसानी से डोनेट करेगा क्योंकि उसको पता है कि आगे चल के जो वो बॉन्ड बनाने वाला है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने वाला है. और अगर उसको पता है कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने वाला है तो उसकी टेंडेंसी होगी H प्लस को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना. लेकिन जो PH3 है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है. वो क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड. और ये हमने कहां पढ़ा, ये हमने कहां पढ़ा, ये हमने पढ़ा था बेटा ड्रैगोस कंपाउंड में. कहां पढ़ा था हमने, ड्रैगोस कंपाउंड में, है ना. जहां हमने इसका बॉन्ड एंगल अराउंड कितना बताया था, 94 के अराउंड, 93 94 के अराउंड. तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, ड्रैगोस कंपाउंड का पार्ट है. अगर ये अनहाइब्रिडाइज्ड है तो अनहाइब्रिडाइज्ड क्या होगा, उसकी तो टेंडेंसी होगी ही नहीं बॉन्ड बनाने की, या जो वो बॉन्ड बना रहा होगा वो वीक बॉन्ड बना रहा होगा. तो अगर मैं आगे चल के वीक बॉन्ड बना रहा हूं तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना चाहूंगा, नहीं. मैं अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास रखूंगा क्योंकि मेरे को पता है आगे चल के मेरे को उतनी स्टेबिलिटी नहीं बन रही. तो बिकॉज इट इज अनहाइब्रिडाइज्ड द लुईस बेसिक कैरेक्टर इज लेस. लुईस बेसिक कैरेक्टर इज लेस. और अगर लुईस बेसिक कैरेक्टर्स का लेस है तो उसकी डोनेशन टेंडेंसी क्या होगी, कम. और अगर डोनेशन टेंडेंसी कम होगी तो ये PH4 प्लस नहीं बना पाएगा, PH4 प्लस नहीं बना पाएगा. तो यहां पर क्या बात आ रही है, यहां पर बात आ रही है समझना इस बात को कि जो NH3 का लोन पेयर है वो क्या है, हाइब्रिडाइज्ड. और जब वो बॉन्ड बनाता है, यही बात हमने ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए करी थी थोड़ी देर पहले, कि जो अगर ऑड इलेक्ट्रॉन का जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी टेंडेंसी होगी बॉन्ड बनाने की, आसानी से डोनेट करेगा और डायमर बनाएगा. लेकिन अगर वो अनहाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी टेंडेंसी नहीं होगी बॉन्ड बनाने की. क्यों, क्योंकि वो वीक बॉन्ड बनाएगा. हमने ये बात करी थी ना बेटा, हमने बात बोली थी कि हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, दीज आर मिक्सचर ऑफ बोथ द थिंग्स. बोथ द थिंग्स का मिक्सचर है. कौन सा, S मतलब एनर्जी कम है, इसमें एनर्जी भी है और डायरेक्शनल भी है. तो जो ये बॉन्ड बनाते हैं, जो ये बॉन्ड बनाते हैं, ये कैसा बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं. कैसा बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. तो हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे. तो उनकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करने की. और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करने की अगर उनकी टेंडेंसी है तो वो बॉन्ड बनाना चाहेंगे. जैसे कि NH3 में, NH3 में जो लोन पेयर है वो हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की. और अगर उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की तो वो क्या करेगा, जल्दी डोनेट करेगा, बॉन्ड बनाएगा और NH4 प्लस बना देगा. लेकिन PH3 का जो लोन पेयर है वो क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है. हमें कैसे पता चला, ड्रैगोस कंपाउंड में पता चला कि वो क्या है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं. हाइब्रिडाइजेशन होती तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 या 107. लेकिन उसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो उसकी बॉन्ड एंगल कितना है, उसका बॉन्ड एंगल अराउंड 93 94 के आसपास. तो क्योंकि ये अनहाइब्रिडाइज्ड है तो ये इसको पता है आगे चल के वीक बॉन्ड बनाएगा. और आगे चल के ये अगर वीक बॉन्ड बनाता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, कम. और अगर टेंडेंसी कम हो जाती है तो इसका लुईस बेसिक कैरेक्टर कम, व्हिच मींस ये इसको डोनेट नहीं करेगा. डोनेट नहीं करेगा तो PH4 प्लस नहीं बनाएगा, PH4 प्लस नहीं बनाएगा. ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है. तो बेटा ये बात हुई आपकी इसकी. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना. जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं अभी वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आपको एकदम से ध्यान, आप सिंपल क्वेश्चन को समझ पाए तो आसानी हो जाएगी आपके लिए. आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है. बस आपको मेहनत करती रहनी है और आपको सीखते रहना है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. अब आपको किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे सेफ.